अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। अभी एज वी स्पीक बल्दियाती इलेक्शंस के जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 24 अजला में सिंध में, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा मुकाबला जो सख्त है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। रिजल्ट्स आएंगे जैसे तो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ हमने कल देखा कि इमरान खान साहब ने जलसों का जो मामला है वो शुरू कर दिया। कल उन्होंने सपोर्ट किया चीफ जस्टिस साहब को और जगह जगह वहाँ रैलीज निकली और उन्होंने अनाउंस किया कि कल से वो जलसे फिर से शुरू करेंगे, एहतजाजी जलसे, जब तक कि 14 मई नहीं आई। और वो कह रहे हैं कि जो नेशनल असेंबली है उसको तहलील करें। साथ साथ हमने आज ये भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात कही। हालांकि ये तो हम पूछेंगे एनालिस्ट से कितनी क्लियरली थी, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो और कोई हल निकले। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर बातचीत कहीं नतीजा खेज ना हुई तो फिर जो 90 दिनों वाली हमारी जजमेंट है वो स्टिल होल्ड्स। और इस पर देखते हैं कि हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो 4 सवाल लेके आज हम अपने पैनल ऑफ एनालिस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ एनालिस्ट में है मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट हैं 92 न्यूज़ के। अपना प्रोग्राम करते हैं ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक। शुक्रिया मालिक जॉइनिंग अस। मजहर अब्बास साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं। शुक्रिया मजहर। और हबीब अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर प्रोग्राम करते हैं सुनो टीवी पे हबीब अकरम के साथ। मजहर आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि चीनी वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पर, वो जायज़ या नाजायज़? देखिए, जायज़ नाजायज़ के बहस में जाए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नसीम आपको पता है कि 3 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को बहुत बगौर देखते हैं और किसी हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना। और 77 ऑनवर्ड्स तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आपको पता है कि पीएनए और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो सऊदी सफ़ीर कितने एक्टिव थे, तो वो चीज़ हमारे यहाँ रही है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसलिए कि उनका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान की पाकिस्तान के साथ। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए उन्होंने मुदाखलत नहीं की। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान से डील करना होता है। और पाकिस्तान से डील करने का मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो किसी भी हुकूमत से कैसे बातचीत करें जहां ये पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो लिहाजा उनका जो, चूंकि उनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान से वाबस्ता है, लिहाजा वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो मैं इसे मुदाखलत तो नहीं कहूँगा। मुदाखलत तो वो ये होगी कि डायरेक्टली वो कहें कि पीडीएम ये करे और पीटीआई ये करे। वो बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कह रहे हैं कि आप अपने अपने प्रॉब्लम जो हैं वो सॉर्ट आउट करें, इसलिए कि वो बाहर बैठे ये देख रहे हैं कि हम सीपैक कैसे आगे बढ़ेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे आगे बढ़ेगी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो आपको लगता है कि ये तो इनएविटेबल है और एक जायज़ बात है, और आप जैसे कह रहे हैं कि वो एडवाइज कर रहे हैं कोई इंटरफेयर नहीं करे। हबीब अकरम साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूं जो मजहर अब्बास साहब ने आखिर में बात कही कि दरअसल पाकिस्तान उनकी बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो वन बेल्ट वन रोड का है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बल्कि अगर देखिए तो वन बेल्ट वन रोड बुनियादी तौर पर वो वही प्रोजेक्ट है जिसको हम सीपैक के नाम से जानते हैं कि यहाँ से एक नई दुनिया का आगाज हो जाएगा चीन के लिए। तो अब अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई अफरा तफरी किसी कैफियत है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल दाव पे लगा हुआ है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बैठने के लिए तैयार नहीं है, और प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है हमारी हुकूमत की कि अब सिर्फ यानी जो खात्मा है इस हुकूमत का, असम्बलियों का, उसमें सिर्फ 2 महीने और 10-12 दिन रहते हैं, या शायद 3 महीने टू बी एग्जैक्ट 90 डेज रहते हैं। इन 90 डेज में भी हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उस हुकूमत ने सब कुछ दांव पे लगा रखा है। पिछले 1 साल से ये हुकूमत कुछ कर पाई है ना, अगले 90 दिनों में ये कोई पहाड़ तोड़ पाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसे में जिस मुल्क की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी दुनिया के किसी भी मुल्क में होती तो हम भी कंसर्न होते, जैसे अफगानिस्तान के अंदर मामलात में हम भी कंसर्न होते हैं।
तो अब चीन ने जो ये पैगाम दिया है वो जहां अगरचे ये बिल्कुल ब्रॉडली कहा है, सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा है, लेकिन नसीब मुझे ऐसा लगता है कि इसका असल मुखातिब जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत है, जो अपने आप को शहबाज स्पीड के नाम से चीन की मकबूल तरीन जमात करार देती है। ये उसके लिए पैगाम है कि आपने काम करना है, और इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिला रखा है कि सीपैक की हिफाजत इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में करेगी, यानी पाकिस्तान की ये ऐसी पॉलिसी होगी जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इन दोनों के लिए ये पैगाम है। अब ये देखना है कि चीन जो हमेशा चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो बड़े नरम अंदाज में बात आगे बढ़ाते हैं, यानी अगर चीनी स्टैंडर्ड के एतबार से देखा जाए तो नसीम ये बहुत ही सख्त बात है जो चीन ने की है। और अब देखना यह है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी जो हुकूमत है क्या वो अपनी अपनी जात और अना के खौल से बाहर आके वाकई डिस्कशन, डिबेट, मुकालमा करती है या नहीं करती। बड़ी दिलचस्प बातें आप दोनों ने की। ये आपको बताते चलें कि इसी प्रोग्राम से कोई 2 महीने पहले मुशाहिद सईद साहब सेनेटर जो हैं वो चीन से वापस आए और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं चीन के सीनियर लीडरशिप से मिला हूँ, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर से, और उन्होंने पैगाम भेजा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो सियासी तमाम हैं पार्टीज उनके लिए कि यही जो आज कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो ये लगता है कि ये चीन की एक बड़ी सोची समझी एक पोजीशन है। और जैसे आप दोनों ने कहा कि क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की दोस्ती को भी वो अहम समझते हैं, अपने हर प्रॉब्लम के लिए तो हम चीन के पास चले जाते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हबीब अकरम ने जो कहा भी मजहर के ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए, याद रहे कि चीफ आर्मी चीफ गए अभी 3 दिन गुजार के या शायद 2 दिन गुजार के आए पिछले हफ्ते चीन, और उससे पहले जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उनकी 45 मिनट लंबी गुफ्तगू हुई अपने काउंटर पार्ट से चीनी, और उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का साथ देंगे सब कुछ। तो हमें लगता है कि शायद, और इस पर आप कमेंट कीजिएगा, कि शायद वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि सब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट जस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, लेकिन सबको ये कह रहे हैं कि आप जरा बैठे बात करें। वो तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, लेकिन लगता है चीनी भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर एक को बैठकर बात करनी होगी। ये तो हम सबको पता है कि अल्टीमेटली ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन का साल ही होना चाहिए इसको। डेट्स पर वो है कि क्राइसिस खड़ा हो गया जब पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व हुई। उसके मेरिट डीमेरिट्स को छोड़ें कि डिज़ोल्व करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर आप नहीं करते तो इमरान खान गैर मकबूल नहीं होते, और कर दिया तो इमरान खान गैर मकबूल नहीं है। लेकिन ये कि उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है, पीटीआई के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि शायद ये फैसला गलत था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व, इसलिए कि 60% पे आपकी हुकूमत थी, इलेक्शन में आपकी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही थी, आप गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे फैसले पर चले गए जिसका आउटकम कुछ नहीं निकला अल्टीमेटली। लेकिन पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है वो ये कि इलेक्शन में आप 1 महीने बाद जाएं, आप किसी तरीके से ताख़ीर कर लें तो आप अगस्त तक चले जाएं। इलेक्शन तो आपने अगस्त के बाद आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अगस्त के बाद ऐसी क्या सिचुएशन आप क्रिएट होगी कि जिसके बाद आप अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे? तो अल्टीमेटली जो कट आउट डेट है, अगर आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें भी, तो अगस्त के बाद तो ये हुकूमत नहीं चलती। अगस्त में तो आपने कौमी और बाकी 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी ही करनी है। तो अगर ये मुज़ाकरात में एक डेट दे दें, फ़र्ज़ करें आप कह दें कि बजट 10 जून को 15 जून तक बजट जो है वो हम पास कर लेंगे और हम 20 जून को हम डिज़ोल्व कर देंगे कौमी असम्बली भी, और इसी तरह बाकी असम्बलियों से कॉन्फिडेंस करके और अगस्त में इलेक्शन करा देंगे। मेरा ख्याल है कि जो मैसेज है फ्रॉम द चाइनीज़ कि आप लोग कोई इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, आप इशू को ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें तो एक तरीके से रुक गई हैं। और ये चीज़ ख़तरनाक होती है, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है कि जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि कहीं सिस्टम ही ना लिपट जाए, जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि अगर इन 3 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ और इस हुकूमत ने कोई बहाना करके अक्टूबर से भी आगे ले जा रही है, तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी?
मेरा ख्याल है ये आपके यहाँ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी IMF का मसला है। फिर अगर चाइनीज़ का, जिस तरह हबीब कह रहे थे कि चाइनीज़ का अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन उनका जो जो कहने का अंदाज़ है, अगर उनका ये बयान आ जाए तो ये बयान काफ़ी होता है मैसेज के लिए। ये वो इतने डिफरेंट मैसेंजर हैं कि वो अगर वो मैसेज देते हैं तो उस मैसेज को इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी तरह समझती है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो है पार्टीज भी इसे अच्छी तरह समझती हैं। देखिए, इमरान खान साहब से भी बहुत खुश नहीं थे चाइनीज़, और ये भी सूरत हाल उनको पता है खुद। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आपने इस इशू को, बेहतर है कि फौरी तौर पे मुज़ाकरात करके ना इमरान खान को, अब क्योंकि 14 मई की जो कट ऑफ डेट है वो तो नहीं लग रहा कि उसमें इलेक्शन हो पाएंगे। और आज अगर चीफ जस्टिस की आप बात, उनकी उनकी तकरीर सुने तो उन्होंने भी हिस्ट्री का हवाला दिया। उन्होंने भी ये कहा कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम नहीं दे सकते। ये इंडिकेशन है कि वो अपने ऑर्डर पे अपनी जगह रहेंगे, शायद एग्जीक्यूशन का मसला आएगा और उसमें उसमें ऐन मुमकिन है कि वो अब भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इशू को सॉर्ट आउट कर लो। अब पाकिस्तान पीडीएम का प्रॉब्लम है वो ये है कि पीडीएम इटसेल्फ इज डिवाइडेड। उनको अपने इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन अगर ये ड्रैग ऑन करें तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हबीब अकरम साहब, आपके पास हम आते हैं। जो चीफ जस्टिस साहब ने आज लाहौर में कहा कि अगर ये कोई फैसला कुन मुज़ाकरात ना हुए तो हमारी जो 90 दिन वाली जजमेंट है और 14 मई वाली, इट इज स्टिल इन द फील्ड। तो उस पर बात जरा करते हैं कि अभी जो कह रहे थे मजहर के, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, किस तरह कर पाएंगे। विल कम टू यू आफ्टर द ब्रेक हबीब अकरम साहब। नाज़रीन 10 When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम इसी स्टेटमेंट पे जो अभी आप सुन रहे थे। हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब को अल्टीमेटली उन्होंने खुद भी फरमाया इसमें कि देखें हमारी जो जजमेंट है वो मॉरल अथॉरिटी उसकी है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जी अगर कोई चैलेंज ना करे तो जजमेंट फाइनल है। लेकिन ये लगा उनकी बात से, उनकी गुफ्तगू से, कि वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से खुद भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करना न मालूम किस तरह होगा इम्प्लीमेंट। और दूसरा ये कि 90 दिन की बात करें, एज एवरीबडी सेइंग कि 110 दिन तो जब भी हो जाएंगे 14 मई को, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं 14 मई को कितने 5 दिन 8 दिन रहते हैं, तो वो तो मुमकिन ही नहीं। तो व्हाट इज द चीफ जस्टिस रियली सेइंग? देखिए, एक तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं उन्होंने कभी भी अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया। उसकी वजह आप हमारे ऑपरेटर्स कह लें जो इस केस में पॉलिटिशियंस हैं, आप हमारी अदलिया कह लें जो इस केस में जजेस हैं, या आप हमारी फौज कह लें जो वक्तन फौक्तन इन सर्किट ब्रेकर्स को दुरुस्त करने के लिए या इनको ऑन ऑफ करने के लिए आ जाती है मैदान में। अब जस्टिस साहब को, जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये बात बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्किट ब्रेकर्स हैं वो दुरुस्त तरीके से अपना काम नहीं कर रहे। और ये पहला मौका ऐसा आया है कि जहां पे 90 डेज का इंतखाब, 90 डेज के अंदर किसी असेंबली के टूट जाने के बाद इलेक्शन होना, ये पाकिस्तान में पहली बार डिबेट हो रहा है। इससे पहले तो पाकिस्तान में ये सवाल कभी डिबेट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि माजी में जब भी ऐसा हुआ तो एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सब और फौज और अदलिया सब के सब एक पेज पे हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टियां आपस में एक पेज पे नहीं है, जैसे भी मजहर भाई ने कहा कि खुद पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, अदालत के अंदर तकसीम मौजूद है, अदालत एक पेज पे नहीं है, और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी एक पेज पे नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त भी चीफ जस्टिस थे जब इन्होंने 7 अप्रैल 2022 को दस्तूर के आर्टिकल 69 के तहत जो एक आयरन कर्टन पड़ा हुआ था
पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई पे वो आयरन कर्टन हटा दिया और उसके बाद ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर के अंदर घुस गए और उसके नतीजे में उन्होंने इमरान खान का जो असेंबली तोड़ने का एडवाइस था उसको कहा कि ये गैर कानूनी है, लिहाजा असेंबली दोबारा बहाल की जाती है। अब वहां पर ये एक अदालत के सामने कैश 22 सिचुएशन थी उस वक्त। 69 का आयरन कर्टन हटाते तो उसका एक नतीजा है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जब दस्तूर, चलिए वहां पे तो हम डिबेट, उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, अदालत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उसके बिजनेस की तरफ जाने की बजाय वो सीधा सीधा फैसला कर देती कि जनाब ठीक है, अब असेंबलियां टूट गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो जो चीजें हुई हैं हम उनमें दखल अंदाजी नहीं करते, इलेक्शन में जाए, इलेक्ट्रेट के पास ही जा रहे हैं ना, किसी ऐसा तो नहीं है कि कोई आमराना कोई अरेंजमेंट हो रही थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा होता है कि इलेक्ट्रेट के पास जाएं, लोगों के पास जाएं। अदालत ने वहां पे ये मिस किया। अब उसके लिए नो डाउट अदालत का फैसला है, हमने मानना है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसके ऊपर अपने तहफुजात उस वक्त भी जाहिर करता था, आज भी अर्ज कर रहा हूं। अब यहां से दूसरा मामला शुरू होता है, वो है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन। 90 डेज के अंदर इलेक्शन, पहले तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि हम ये डिबेट कर रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना में, पाकिस्तान के एक यानी पूरे पाकिस्तान को हमने एक डिबेटिंग क्लब बना दिया इस बात पे। ये हमने इतना माफ कीजिएगा मुझे इस लफ्ज के इस्तेमाल के लिए माफ कीजिएगा, ये हमने इतना बेवकूफाना और अहमकाना मुकालमा शुरू कर रखा है पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें और ऐसे ऐसे कानूनदान यहाँ पे पैदा हुए हैं जो बता रहे हैं हमें कि जनाब पहले तो वजीर आला ने असेंबली तोड़ी, तो पहले तो उसके जवाब पे गौर कर लें। सुभान अल्लाह, यानी पार्लियामानी तारीख में ये जो सवाल नहीं उठते वजीर आजम और वजीर आला की असेंबली के तोड़ने पर, वो हमारे यहाँ बड़े बड़े कानूनदान उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा उठा रहे हैं जी कि जी अभी ये जरा बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा ब्रीफली करिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। तो लिहाजा अब अदालत के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है, और जैसे उन्होंने कहा मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये उनकी चॉइस नहीं है, उनकी मजबूरी है। और अगर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस की साहब की जगह कुछ और लोग आ जाएंगे और वो आके ये समझे, वो ये बताएंगे उन्हें कि जनाब ये चॉइस है जजेस की, तो मेरा ख्याल ये है कि वो भी गलत सोच रहे हैं, ये चॉइस नहीं है। ठीक है, ये लेकिन एक तो बात है ना कि ये जो लेटर और स्पिरिट की बात हो रही है, और फिर एक जो रियलिटी है, रियलिटी में तो जो हकीकत है, जो भी लिखा है आइन में, हकीकत तो है कि 110 दिन तो गुजर जाएंगे। तो 90 डेज वाली डिबेट जो है, एक तो उस हवाले से सवाल वही कायम है, दूसरा ये कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। हबीब, जैसे आपने पूरा डिस्क्राइब किया कि जी कभी फौज होती थी पीछे तो वो करवा देती थी, कभी फौज और प्रेसिडेंट होते थे तो वो करवा देते थे, अब कौन करवाएगा। और ये जो आपने आयरन कर्टन की बात की, ये डिबेटेबल है, ये आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये आइन के अंदर इस तरह के आर्टिकल्स हैं कि जब आप आइन को बिल्कुल सबवर्ट करें तो इंटरफेयर कर सकती है कोर्ट। तो एनीवे दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, जैसे आपने खुद कहा, बट बहरहाल आपकी राय है सर आंखों पे। अच्छा, मजर आप बताइए इसमें कि अब इसको कहाँ ये लेके चलेंगे, ये जो मामला। चीफ जस्टिस साहब आज फिर बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जब फरमाते हैं तो हमें फिर भी देखते हुए ऑब्जेक्टिवली समझ नहीं आती कि रास्ता क्या आगे का। देखिए नसीम, 3 टियर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद आ गए हैं, नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल बॉडीज। मुझे बताएं, क्या लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में 90 डेज स्पेसिफिक नहीं है? तो लोकल बॉडीज इलेक्शंस अपने टेन्योर कंप्लीट करने के बाद क्यों नहीं होते? इसलिए कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। सालों साल से नहीं है प्रायोरिटीज। पंजाब में आप सोचें, पंजाब में आखिरी लोकल बॉडीज इलेक्शन कब हुए थे और उसके बाद क्यों नहीं हुए? और न सिर्फ नहीं हुए बल्कि इलेक्टेड बॉडी भी आपने जो है वहां खत्म कर दी। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है। अब सिंध में हो गए लोकल, आज वो कंप्लीट हो जाएगा। आज ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि हु कैन बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, इसकी आज चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अगेन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था लोकल बॉडीज इलेक्शन, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब नहीं हुए
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बुला के नहीं पूछा कि क्यों नहीं हुए। तो हमारे यहाँ जो इश्यूज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इशू सबसे ज्यादा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई है। हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलिंग अथॉरिटी होती है, उसे अपील सुननी चाहिए। यानी यहाँ भी अब सुप्रीम कोर्ट जो सुओ मोटो ले रही है, वो डायरेक्शन, अगर वही डायरेक्शन लाहौर हाई कोर्ट को देती कि आप एक हफ्ते में फैसला करें, खत्म हो गई। कम वॉट में पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में फैसला करें पेशावर हाई कोर्ट का, अगर वो है। लेकिन उन्होंने खुद ये सारी चीजें टेक अप कर ली और अब एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ये चॉइस हो या मजबूरी हो, चीज ये है कि वो एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। एग्जीक्यूट करने का एक तरीका तो 190 है, अब और आगे जाएं तो 245 उसके है। नहीं पावर उनके पास, जो नहीं 190 की पावर्स तो हैं उनके पास, 190 की पावर्स नहीं तो नहीं है, इफेक्टिवली तो नहीं है, Effectively नहीं है, मजर तो है अगर लेकिन effectively नहीं है। ऑपरेशनलाइज तो नहीं। हाँ, तो अगर इफेक्टिवली नहीं है तो फिर क्या होगा। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किस किस के खिलाफ करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अपने आप को, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस मामले से बाहर लाने की जो है वो करेगी, कोशिश करेगी कि इस मामले से अपने निकाले। अब उस पर दूसरी तरफ से अटैक हो सकता है। जिस तरह अभी पार्लियामेंट अटैक कर रही है, तो अगर आप इस मामले से अपने आप को निकालेंगे तो खदशा ये है कि फिर पीटीआई की तरफ से अटैक शुरू हो जाएगा। पीटीआई आ जाएंगे। और पीटीआई ने कह दिया है कि पीटीआई ने तो कहा है कि हम निकलेंगे सड़कों पे। ब्रेक लेने दे मुझे, मैं ब्रेक के बाद आप वापस आती हूँ। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है। हबीब, ये बताइएगा कि पीटीआई ने कहा है कल से वो सड़कों पे वापस आएंगे, क्या असर होगा इसका, ब्रीफली बताइए। देखिए, जब भी अदालतें फैसला करती है तो एक माहौल तो जाहिर है उनके ऊपर, मतलब फैसलों पर भी कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। और जिस अंदाज से पीडीएम ने एक बाकायदा मोर्चा लगा के अदालत पर चांदमारी शुरू कर दी है, तो उसमें जाहिर है एक पॉलिटिकल फोर्स ऐसी भी नेचुरली होगी कि जो अदालत की पुष्टपनाही करेगी। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, नसीम अभी मजहर भाई कह रहे थे, मैं उनसे थोड़ा इख्तलाफ की जसारत करूंगा। जब नवाज शरीफ साहब की असेंबली बहाल हुई थी तो उस वक्त भी गौहर अयूब खान की पिटीशन जेर समाअत थी लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में, और अभी उस पर समाअत शुरू भी नहीं हुई थी कि वहां पर गालिबन पहली एक समाअत शुरू हुई थी इब्तदाई तौर पे, और फिर मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और 184(3) के तहत ही गया था। तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम आज जिस चीज को जवाज बना के पेश कर रही है मुस्लिम लीग नून, वो उस वक्त तो जवाज नहीं था। और उस वक्त डेफिनेटली उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ऑन रिकॉर्ड, हमें अब पता है, मालूम है चीजें, कि उन्होंने मजीद निजामी मरहूम को कहा था कि जनाब आप नवाज शरीफ को कहें कि वो पिटीशन लेके आए। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जब फैसले होते हैं तो वो किसी और उसके पीछे वो हरकत बाजुकात बाद में पता चलते हैं। दूसरी बात यह कि मैं एक छोटी सी और अर्ज करना चाहूंगा, ये जो एक ने 110 दिन हो चुके हैं। देखिए, ये अदालत का दिया हुआ टाइम है, गोया ये 90 दिन के अंदर ही शुमार होगा कानूनी तौर पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम अपने बिल की किस्तें करवा लें, अगर बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है बाज़ या उसकी डेट आगे बढ़वा दे तो वो फिर उसी में शुमार की जाती है मुद्दत। वो समझा जाता है कि ये मुकर्रर करदा वक्त पे ही बिल। ठीक जी, गॉट योर पॉइंट जी, गॉट योर पॉइंट। मुझे जरा मजहर के पास जान दे। मजहर, वेरी क्विकली, जो पीटीआई अब कल से जलसे जुलूस निकालेगी, क्या उसका असर होता है वो आपको दिखाई दे रहा है? पहली चीज ये कि नसीम हबीब जो बात कह रहे थे, तो क्या उस वक्त का फैसला दुरुस्त था? मैं तो यही बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इंडल्ज करती है पॉलिटिकल मैटर्स में, जो नहीं करना चाहिए। कि मैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी जो उनकी इंटरवेंशन थी उसके भी खिलाफ था। नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अनटिल अनलेस कोई उनके पास जाए नहीं, कोई उनके पास लेकर जाए, पिटीशन लेके जाए तो आप जरूर उसे सुने। यहां भी यही था कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, इंटर कोर्ट अपील में था मामला। तो आपको आप मुझे बताएं, आज सुप्रीम को अगर उधर फैसला होता तो अल्टीमेटली अपील तो सुप्रीम कोर्ट में ही आनी थी।
यही इश्यूज हैं कि 184(3) जब आप पॉलिटिकल इश्यूज में, पॉलिटिकल मैटर्स में लेते हैं, और हमने इफ्तिखार चौधरी के साहब के ज़माने के बाद से बहुत ज़्यादा देखा, आप देख लें कि कितने पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज वो 184(3) के तहत लेते हैं और कितने पॉलिटिकल इश्यूज लेते हैं। हक के राय दही कहाँ जाएगा? पॉलिटिकल इश्यूज लेते हैं। राय दही के लिए आपको पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी पड़ती है ना, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएं। आप पिटीशन लेके जाए ना, पिटीशन तो नहीं लेके गए तो सुओ मोटो क्यों ले रही है सुप्रीम कोर्ट? आप एक पिटीशनर जाता ना उनके पास। अच्छा मजहर, वेरी क्विकली मजहर, लेट्स स्विच टू पीटीआई की जो इस वक्त नई स्ट्रेटजी उन्होंने अनाउंस की, नई स्टेप अनाउंस। नसीम इमरान खान का प्रॉब्लम ये रहा कि वो एक्सट्रीम एक्शन पॉलिटिकल मूवमेंट में पहले ले लेते हैं, बाद में वो आते हैं। आप मुझे बताएं कि जो गिरफ्तारियां सस्पेंड की वो क्यों की उन्होंने? जो कोर्ट अरेस्ट शुरू किया था उन्होंने क्यों सस्पेंड कर दिया? अब उसके बाद आप दोबारा एक एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट फेज वाइज चलती है। इमरान खान फेज वाइज पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला रहे। उन्होंने पहले धरना दे दिया, फिर दोबारा धरना दे दिया, फिर लॉन्ग मार्च कर दिया, फिर गिरफ्तारियां देने, और फिर हर चीज को वो सस्पेंड करते चले गए। और आज फिर वही एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? जलसे करेंगे, आप फिर दोबारा गिरफ्तारियां देनी शुरू कर देंगे, फिर आप बैठे ना भूख हड़ताल पे बैठे। तादम मर्ग भूख हड़ताल भी हमने देखी है, लोग करते हैं दुनिया में। चीज यह है कि स्ट्रैटेजी क्या है, नहीं हो रही। आप एक हुकूमत है जो है बेहिसी है उसकी, वो नई आइन पर अमल करवा रही, तो उसके तरीक़ेकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी अगर बेबस हो जाएगी तो फिर क्या है? डेफिनेटली एक अनार्किस्ट सिचुएशन है, एक अनार्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। लेकिन इसमें इमरान खान साहब के तो लिए, फिर आप कह रहे हैं इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं है? बहुत डिफिकल्ट है। आप जलसे जुलूस करके क्या करेंगे आप? और अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट हाथ हटा लेती है तो फिर क्या होगा? फिर तो ये ना जाके आप पार्लियामेंट पे कब्जा कर लें। यही इसके, आप मुझे बताएं ना, इसके अलावा क्या है चॉइस? नहीं तो फिर इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर वो सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उनके पास और तो कोई चॉइस नहीं, पार्लियामेंट पे तो नहीं कब्जा कर सकते, फिर वो सड़क पे जाके अपनी स्ट्रीट पार दिखाएंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, अल्टीमेटली पॉलिटिकल मूवमेंट अगर उन्होंने चलानी है तो तय करें इमरान खान, ये तय करें कि अब चूंकि उनका किसी इंस्टीट्यूशन पे एतबार नहीं है, तो अब आप पीपल्स पावर के तहत आप करते हैं ना। पीपल्स पावर की अपनी डायनेमिक्स होती हैं, उसकी मूवमेंट्स की पॉलिटिकल डायनेमिक्स होती हैं, उसको उन्हें देखना पड़ेगा। एकदम रैंडमली जब वो अनाउंस कर देते हैं ना कि कल निकल आओ सड़कों पे, निकल आते हैं उनके कुछ सपोर्टर, फिर क्या होता है? कुछ होता है? अल्टीमेटली नहीं हुआ ना। हमने बेशक, आई नीड टू क्लोज द शो। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपका भी और मजहर अब्बास साहब आपका भी। नाजरीन, अगर तमाम इस वक्त इतराफ़ में देखें तो हुकूमत जो है उसको भी मालूम है कि इस तरह से बात चलेगी नहीं, लेकिन वो चलाने की कोशिश कर रही है कि कम अज़ कम अक्टूबर तक तो इस तरह निकाले बात। दूसरी तरफ पीटीआई का, जैसे कह रहे थे अभी मजहर अब्बास, कि पीटीआई ने कोई एक उनकी स्ट्रैटेजी सोच विचार करके नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी वो अब क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सड़कों पे निकलना उनको लग रहा है कि यही उनके पास इस वक्त ऑप्शन है। और साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट के देखें, चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया आज, उन्होंने जो बात की उसमें हमें कोई हल दिखाई नहीं दिया, और हमें ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो वो फरमा रहे हैं, जो उनकी जजमेंट है, उसका इन्फोर्समेंट कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो सूरत हाल अभी पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है और कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।